अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम देख रहे हैं कि एक तो बड़े कुछ घंटों के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब जो है वो होंगे। और ये जो इलेक्शन है, इससे पहले आपको बताते चले कि पहले तो बातचीत हो रही थी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, वो सब एक डिस्कशंस का एक टॉपिक बना हुआ था। जो उनके अंदरूनी इख्तिलाफ़ात है, जो इन फाइटिंग एक चल रही है। लेकिन अब जो सीएम का जो इलेक्शन है, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंटरनल फाइट के साथ साथ ही ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी जो इख्तिलाफात हैं, जो फौजी ऑपरेशन को लेकर वो भी, और फिर इमरान खान साहब और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक लड़ाई है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी इलेक्शंस हो रहे हैं। एक जो हमें नज़र आ रहा है कि फ्रिक्शन अब इस नहज तक चली गई है, इस लेवल तक चली गई है कि डीजीआईएसपीआर को खुद सामने आके ये कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी सूबाई हुकूमत जो ऑपरेशन की मुखालफत करेगी तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। सिर्फ वो ना सिर्फ बल्कि उसको अपोज कर रहे हैं बगैर सोहेल आफरीदी साहब का नाम लिए पीटीआई के कैंडिडेट को, बल्कि वो ये भी एक टैग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, इसके पीछे एक सियासी और एक मुजरमाना गठजोड़ है। आपको याद होगा वो प्रेस ब्रीफिंग में जो कुछ सामने आया। सो इंतहाई एक मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ने जा रही है। और जो अंदरूनी और बैरूनी लड़ाई की वजह से ये एक इंतखाब अब हमें नज़र आ रहा है। एक अददी तौर पे तो ऑब्वियसली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि हमारे पास 92 मेंबर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं। हल्फ लेने के भी हवाले से वो चीज़ें सामने आ गई, आपको दिखाते भी चलेंगे। नईम पंजोता साहब ने ट्वीट भी किया है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मेंबर्स बताए जा रहे थे कि जी वो मुल्क से बाहर थे, अगेन एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बिफोर दीज इलेक्शंस, और उनमें से कई जो है वो पाकिस्तान वापस आ भी गए हैं। 5 मेंबर्स थे जो कि उनकी जो सूबाई पार्टी का जब इजलास हुआ तो उसमें वो उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन उन्होंने अश्योर किया कि जी हमारा हमारा ताउन, हमारी सपोर्ट, हमारा वोट जो है वो उनके साथ है। नईम पंजोता साहब ने 8:45 पे ट्वीट किया था। ट्वीट आप अपने स्क्रीन पे देखिए। वो कहते हैं कि जी नंबर्स पूरे हैं, और तमाम जो उनके एमपीएस हैं, उन्होंने हल्फ लिया है कि वो सुबह सोहेल आफरीदी साहब को वोट देंगे। और लेट्स सी कि मतलब हल्फ उनसे ले लिया है। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको पता था तो हल्फ लेने की क्या जरूरत थी, अगर आपको पता है कि वो आपको वोट देंगे। 4 कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ऑब्वियसली आपको पता है सोहेल आफरीदी साहब। इसके अलावा जेयूआई से मौलाना लुत्फुर रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। नून लीग से सरदार शाहजहां, और पीपी से, पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़रक जो है वो इसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले, और बहरहाल ये चारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट करा दिए हैं बड़े कोई खुशगवार माहौल में। आज सोहेल आफरीदी साहब जो है वो असेंबली पहुंचे थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब ने उनको रिसीव किया। और बड़ा एक बहरहाल नज़र आ रहा है कि नंबर गेम के लिहाज से उनकी फुल स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिखाई दे रही है। 2/3 से ज़ायद जो है वो उनके पास अक्सरियत ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है, मगर अगेन पाकिस्तान है, जब स्टैब्लिशमेंट मुखालफत कर रही हो एक आने वाले वज़ीर आला की, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुखालफत कर रही हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो इलेक्शन अगेन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं? क्या 92 में से 92 ही अरकान वोट देंगे, या कुछ अरकान में कम भी हो सकते हैं? ये कल सुबह जो है वो नज़र आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अपना सीएम इस वक्त बनवाने के लिए जो नंबर दरकार है वो 73 है, 73 है, जो मैजिक नंबर है। और सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब ये बहरहाल ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, सूरत हाल पेचीदा ज़रूर नज़र आती है, कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी हो सकता है। इतलात जो आ रही हैं अब से कुछ देर पहले तक वो ये थी कि अपोजिशन की जानिब से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब है वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन। अब इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी एक टिफ है, लेकिन ये यहाँ पर बैड गवर्नेंस भी आ जाती है। नेचुरली वो रिफ्लेक्ट करता है इमरान खान साहब का जो ये डिसीजन था, जो फैसला था गंडापुर साहब को हटा देने का। वो बता रहा था कि गवर्नेंस उस मयार की नहीं है जिस तरह इमरान खान साहब चाहते थे, जिस तरह से वहाँ पर डिलीवर होना चाहिए था।
ऑल्दो कि हमें जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये है कि चंद रोज़ कबल जब मुज़म्मिल असलम साहब जो कि गंडापुर साहब के एडवाइज़र थे ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, तो उनकी जब मुलाकात हुई तो कुछ ज़राए हमें बताते हैं कि वहाँ पर गंडापुर साहब के जो एडवाइज़र थे मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से खान साहब ने उनसे शायद दरियाफ्त किया कि जी सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के करप्शन को लेके, दीगर सूबाई गवर्नेंस के हवाले से, ऑपरेशन को लेकर लोगों में एक जो तासर है वो बड़ा नेगेटिव है। कितने फंड्स दिए हैं लोगों को, एमपीएस को, एमएनएस को जारी हुए हैं, कितना पैसा जो है वो तकसीम हुआ है। खान साहब ने ये दरियाफ्त किया तो बताया जा रहा है कि मुज़म्मिल असलम ने शायद ये वाली बात उनको ज़रूर कही कि अगर तो बहुत बेदरीग अगर फंड्स का इस्तेमाल होता तो फिर सरप्लस में फंड्स ना होते, कभी भी फंड्स में इजाफा ना हो रहा होता। सो पूरी सिचुएशन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की उनके सामने ज़रूर रखी थी। बट मूविंग ऑन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाइक आई सेड कि एक तो बैड गवर्नेंस की बात है, फिर केपी जो चैप्टर है पीटीआई का, उसमें भी तकसीम दर तकसीम नजर आ रही है, बहुत डिविजन्स हैं। अब उसको भी उसका एक बैगेज जो है वो सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे ज़रूर पड़ेगा। और अगेन नॉमिनेटेड वो अगरचे अभी तक हैं, लेकिन वो बन जाते हैं तो उनके ऊपर काम उनके लिए आसान नहीं होंगे। किस तरह से वो गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं, पीटीआई की जो सूबाई क़यादत है उसको फ़ाल कैसे बनाते हैं, सेंटर के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन कैसी होगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट के साथ कैसी होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो गंडापुर साहब नहीं कर सके, बावजूद इसके कि वो बहुत बड़ी बड़ी भड़के मारते थे, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब वो क्या तमाम काम कर सकेंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर सके। उनकी अपनी वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होगी, ऐसे में कि जब आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में हम बरमला उनके हवाले से एक एप्रीहेंशंस, इन अदर वर्ड विदाउट नेमिंग हिम, ऑब्वियसली डीजीआईएसपी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन एप्रीहेंशंस तो बहुत ऑब्वियस थी। सो वो कैसी रिलेशनशिप होगी, और अ, बहरहाल लेकिन एक ये भी आपको साथ-साथ बताते चलें कि कल जो अटैक्स हुए हैं, जो हमले हुए हैं बॉर्डर पे, अफ़गान बॉर्डर और अफ़गान फ्रंट जिस तरह से हमें इस वक़्त गर्म नज़र आ रहा है, ओपन हो चुका है मुकम्मल तौर पे। उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि यहाँ पर अब बात जो है वो रुकेगी नहीं। ऑब्वियसली ये जो स्कर्मिशेस थे ये अब फर्दर नज़र आएँगे फ्रॉम बोथ साइड्स, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगेन हैज़ टू हैव अ वेरी क्लोज एंड सीमलेस रिलेशन विद द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अशद इनको चाहिए कि इस वक्त एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए सूबे के साथ, और वो इस इलेक्शन के बाद जो है वो किस तरह के नजर आती है। दो की क्वेश्चन जरूर इधर रेज होते हैं कि क्या वो क्लोज कोऑर्डिनेशन सोहेल आफरीदी साहब के साथ स्टैब्लिशमेंट की नजर आएगी अगर तो वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं, और दूसरा ये कि क्या इधर बदएतमादी बढ़ जाएगी। तो अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो पाकिस्तान की एक ऐसे हमें वक्त पे नजर आ रही है कि जब अफगान जो वजीर खारजा है अमीर मुत्तकी, वो इंडिया के दौरे पे थे, और वहाँ पर जो है इंडिया ने, आपको पता है कि किस तरह से एक अपना सिफारत खाना जो कि ओवर द इयर्स वो बंद कर चुका था, और यहाँ पे पाकिस्तान की भी कुछ नाकामियां पाकिस्तान के भी हिस्से में ज़रूर आती हैं कि भाई आप मतलब चीज़ें अपने लिए डेवलप ही नहीं कर सके। आप एक ऐसे पॉइंट पे चीज़ें आ गई कि जहाँ पर इंडिया ने अपना जो तकनीकी सिफारत खाना था उसको अपग्रेड कर दिया और उसको एक फुल मिशन का दर्जा दे दिया है। कुर्बतें उनकी बढ़ गई है, और ऑब्वियसली वो अपनी जो एम्बैरेसमेंट है, जो उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, वो अपनी जो इंसल्ट है जो मई की जो कॉन्फ्लिक्ट में, वो अपनी पूरी करेगा कि अब अफगानिस्तान के रूट से। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि इंडिया जो है वो प्रिपेयर कर रहा है पाकिस्तान को किसी भी इस मिस एडवेंचर और एडवेंचर में इंगेज करने के लिए बॉर्डर पे, और ये बिल्कुल कोशिशें करेगा। भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, और वो अब अफगानिस्तान के साथ जो कुर्बत बढ़ा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि उस रूट से वो पाकिस्तान पर अटैक करे, और जो कि हमें नजर आ रहा है। सो अफगानिस्तान ने जिस तरह पहले 6 हमारे बॉर्डर के इलाकों पर अनप्रोवोक्ड हमें अटैक किया, और आप देख रहे थे गुज़िश्ता रोज़ से, और फिर पाकिस्तान की जो अफ़वाज है उसने रिस्पॉन्ड किया, और फिर रिस्पॉन्ड जिस तरह से हुआ वो नंबर्स बता रहे हैं, 200 से ज़ायद उनके जो तालिबान थे उनको न्यूट्रलाइज किया है। इसके साथ साथ ही हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसमें 23 की तादाद बताई जा रही है, और 29 के करीब जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। ये लड़ाई क्या नया एक सिक्योरिटी लैंडस्केप खोलने जा रही है पाकिस्तान के लिए कि अगली दफ़ा अफगानिस्तान की इस लड़ाई में
अगर तो वहाँ से कोई अटेम्प्ट होता है, वहाँ पे इंडिया भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स तो हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक पिक्चर है और इस पर गौर करने और इसको काउंटर करने की अशद ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त में कि जब सूबाई हुकूमत मिस गवर्नेंस का शिकार है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप लाइक आई सेड कि नहीं है, वफाक खैबर पख्तूनख्वा को वैसे ही डिसोन करता है। तो इन सारी जो कड़ियाँ हैं इनको अगर मिलाया जाए, तो और अगर मिलाकर देखें तो जो मजमूई एक तस्वीर हमारे सामने आज की मतलब तारीख में अगर बन रही है, तो उससे कोई अच्छा तासुर या उम्मीद की किरण जो है वो पैदा नहीं हो रही। अंदरूनी चैलेंज भी बहुत बढ़ गया है और गुज़िश्ता रात के इन हमलों के बाद बैरूनी चैलेंज भी कई गुना बढ़ गया है। अब अफ़गान पॉलिसी पे बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है दैट्स ऑलवेज़ बीन बेस्ड ऑन सपोर्ट फॉर द तालिबान फ्रॉम द इमर्जेंस 1994 से लेकर 2000 तकरीबन कोई 2001 तक, और फिर आपको उसको चेंज करना पड़ा 2001 में जो 11 सितंबर 9/11 जो हुआ था, और उसके बाद आपकी जो सिंपैथी थी टुवर्ड्स द तालिबान एट बोथ ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल लेवल्स वो परसिस्ट जरूर की इवन आफ्टर प्रेसिडेंट मुशर्रफ अनाउंस दैट पाकिस्तान वुड जॉइन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म डिक्लेयर्ड बाय द यूएस। आप उनके इत्तेहादी जरूर बने। सो अब आपको एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 1979 से 89 तक सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन की हिमायत की। उनको ट्रेनिंग, असला और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जो है वो दी गई। उस वक्त पॉलिसी का मकसद सोवियत असर रोकना था। 1990 की दिहाई में सोवियत वापसी के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को स्ट्रेटेजिक एसेट्स समझते हुए उनसे रवाबत बढ़ाए। 1996 में तालिबान काबुल पर काबिज हुए तो पाकिस्तान चंद मुल्कों में से एक था जिसने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया। 2001 से लेकर 2014 तक 9/11 के बाद अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले होते रहे और फिर पाकिस्तान अमरीकी इत्तेहादी बन गया। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए। 2015 से 2020 की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार अदा किया। पुरअमन हल और रिकन्सिलिएशन के बयानियों को आगे बढ़ाया गया। 2021 में अमरीका के इनखला के बाद तालिबान दोबारा काबुल पे बरसरे इक़्तिदार आए। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा जी, उनकी स्टेटमेंट बड़ी मशहूर थी कि अफगान्स हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उनसे राब्ते बहाल किए, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हमलों ने ताल्लुकात में कशीदगी अगरचे ज़रूर पैदा कर दी। 2022 से 2025 तक अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने 12 अफगान हुकूमत से कहा कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोके। 2022 में जो डेवलपमेंट्स नजर आई वो ये थी कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया। जनरल फैज हमीद जो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे, वो काबुल गए। उनकी बड़ी रिपोर्ट्स आई, पीपल स्पॉटेड हिम, वहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह ने भी रिपोर्ट किया जी, उनको एक निजी होटल में देखा गया। उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे आई। सो तालिबान हुकूमत से वो बातचीत करने के लिए वहाँ पर गए थे और उसके बाद ये 2022 के मई की बात है, ये 17 मई के अराउंड जो है ये रिपोर्ट्स हुई, ये खबरें। और इमरान खान ऑब्वियसली घर जा चुका था अप्रैल का। और सीज फायर भी बताया जाता है कि किस तरह से सीज फायर अग्रीमेंट जो है वो सितंबर तक फिर जारी रहा। मतलब जनरल फैज की ही ये काविशें थी और उनकी ही कोशिशें थी जो, और ऑब्वियसली आपको बताते हैं कि जनरल फैज काबुल में थे, वहां पर बातचीत हुई तालिबान हुकूमत से और फिर एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ जो सितंबर तक जारी रहा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन एज हेड ऑफ आईएसआई, General Faiz had been very instrumental in brokering a deal between the US and the Afghan Taliban. अब उनके जो close connections थे with the Afghan Taliban as well as his experience in handling them, वो बड़ा इस्तेमाल में आया ना, और इसीलिए आपने उसको भेजा है। वो अकेले तो जनरल फैज कोई फैसले नहीं कर रहे होंगे। उस पूरे पेशरफ्त के नतीजे में आप अग्री करते हैं कि जी उनके कोई 100 से ज़ायद आपने तहरीक तालिबान के जो कैदी थे वो आपने छोड़ दिए और कोई 2 बड़े प्रोमिनेंट कमांडर्स उनके जो है वो भी आपने रिलीज किया एज पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड मेजर्स, और जस्ट टू मेक अ फॉर्मल स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। तो इस्लामाबाद जो है वो इस किस्म की जो है मेजर्स ले रहा था कि उनके कॉन्विक्ट्स जो है वो टीटीपी कमांडर्स जिनका नाम मुस्लिम खान और महमूद खान बताया जाता है, आपने उनको भी इसी पूरे निगोशिएशंस के दौरान आपने उनको रिलीज करने की आपने रजामंदी भरी और सीज फायर बहरहाल हो गया, सितंबर तक जारी रहा। उस वक्त वजीर आजम कौन थे भला? शहबाज शरीफ साहब।
اور आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा, ऑब्वियसली जनरल फैज खुद से तो नहीं काबुल जाने से रहे थे विदाउट इनके नॉड के। सो इनको अगर वो गए हैं और इमरान खान साहब अगर पहले ही घर जा चुके थे, तो ये शहबाज शरीफ साहब की थपकी, जनरल बाजवा का हुक्म, जाहिर है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अलोन कैन नॉट बी कॉलिंग द शॉट्स ना। पाकिस्तान में वजीर आजम तो खुद फैसले नहीं कर रहा होता। यहाँ पे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब से टेक ओवर किया था, अपना चार्ज अस्यूम किया था, तो वो जो सिविलियन अथॉरिटी की जो एब्डिकेशन थी, वो ऐसे हमें नजर आई, उनके रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि वो सबके सामने है। सो जनरल बाजवा बीइंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज कॉलिंग द शॉट्स। फैज एंड बाजवा फिर पॉलिसी थी जिस पर सारे लब्बैक कह रहे थे। आज ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते हैं कि इमरान खान और जो जनरल फैज था उसने 4 से 5,000 के करीब जो तहरीक तालिबान के मिलिटेंट्स थे, उनको खैबर पख्तूनख्वा में बसाया, सेटल किया, और उसके नतीजे में जो दहशत गर्दी है वो रिवाइव हुई। सो जनरल फैज के हवाले से ख्वाजा साहब ये भी कह रहे हैं हाल ही में कि बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं वो भी तालिबान को देने में जनरल फैज का बड़ा किरदार था। जनरल फैज का आज को मिलिट्री कोर्ट मार्शल हो रहा है, बट उसमें से अभी तक कोई सजा सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी 40 सालों से एक मुस्तकिल सिमत इख्तियार नहीं कर सकी। कभी स्ट्रेटेजिक असासे, कभी मुज़ाकरात और कभी सख्त कार्रवाइयाँ। यही तजाद मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। फिर हम अब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो 12 अक्टूबर को एक यौम सियाम मनाया करती थी, ब्लैक डे। क्यों? मुशर्रफ साहब ने किस तरह से नून लीग का और नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था, उनकी हुकूमत को घर भेजा था। एक डिक्टेटर ने किस तरह से पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को डिसग्रेस किया था। लेकिन आज ना कोई हम ब्लैक डे मनाते नून लीग को देख रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को डिसग्रेस करने में अब माजरत के साथ उस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नून लीग का किरदार बहुत ही आगे आगे नजर आया है। कुछ यादें नून लीग को बहुत ही अजीज है। 1998 के एटमी धमाके, हर जलसे, हर तकरीर, हर टीवी इंटरव्यूज में यही रिप्ले नजर आता है। हमने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, बिल्कुल बनाया था, और कौम को इस पर फख्र भी है। मगर सवाल यह है कि 1999 का धमाका क्यों याद नहीं है नून लीग को? वो कोई एटम बम नहीं था, वो एक डिक्टेटर का धमाका था, जब एक वर्दी वाले ने मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया, आइन को लपेट दिया और जमहूरियत का गला दबा दिया। उस दिन को कभी नून लीग ब्लैक डे कहा करती थी, मगर आज खामोशी है, जैसे 12 अक्टूबर कभी हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जितनी डीलें हुई हैं उतनी ही तारीख छुप जाती है। जब ताल्लुकात नरम होते हैं तो माजी की तलखियां अचानक भूल जाया करती हैं। अगर आप 1998 का जश्न मना रहे हैं तो 1999 का ब्लैक डे भी याद रखें। तारीख सिर्फ आधी नहीं, पूरी सुनाई जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।